हेलो एवरीवन, वी वर डूइंग आवर मेन सीरीज़। ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे थे, हम GS1 के टॉपिक इंडियन सोसाइटी कर रहे थे एंड द चैप्टर वाज सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि एक एक चैप्टर को आधे घंटे या 20 मिनट में कवर अप कर देते हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा लेंथी इसलिए बना रही हूँ सो दैट आप अपने दिमाग को काफ़ी ज़्यादा ओपन अप कर सके। सिर्फ कुछ लाइन को रट जाने से यू कैन नॉट राइट द मेंस एग्ज़ाम एंड यू कैन थिंक, यू कैन कनेक्ट। अगर आप लिंकेज नहीं बनाएंगे एग्जाम्पल के साथ, कुछ सेंसस के साथ, कुछ डाटा के साथ, तो आप ज़्यादा चीज़ें नहीं सोच पाएंगे। एंड दीज आर द थिंग्स दैट डज नॉट, मतलब वो यहीं तक सीमित नहीं है। ठीक है, यू कैन एक्सटेंड दिस एग्जाम्पल्स, दिस डाटाज इन सम अदर सब्जेक्ट ऑल्सो, इन सम अदर टॉपिक ऑल्सो। ठीक है, तो ये काफ़ी ब्रॉडर थिंकिंग के लिए है। सो वी वर डूइंग द PYQs, टुडे ऑल्सो वी विल डू सम PYQ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। एक क्वेश्चन पूछा है कि हाउ डज इंडियन सोसाइटी मेंटेन कंटिन्यूटी इन ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज़। इसका मतलब ये होता है कि किस तरीके से इंडियन समाज अपनी परंपरा, मतलब अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को लगातार बनाए रखी है, मतलब आज तक इस चीज़ को मेंटेन कर रखी है, इसकी कंटिन्यूटी को। तो इसकी डेफिनेशन आते हैं कि इंडियन सोसाइटी इज़ नोन फॉर इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज and deep rooted traditional social values, no doubt, ठीक है, which have played a key role in shaping the fabric of Indian society with a prolonged sense of continuity। इसका मतलब ये होता है कि इंडियन सोसाइटी अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज से जानी जाती है। ठीक है, और ये गहरी, मतलब डीपली रूटेड है अपने ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज से, जो लंबे समय तक सोसाइटी के स्ट्रक्चर को बनाए रखने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। ठीक है, और इसी चीज़ को वो लगातार क्या बोलते हैं, एक प्रोलॉन्ग सेंस ऑफ कंटिन्यूटी की तरह मेंटेन करते आती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपनी कोई ऐसी चीज़ है जो हमारी ट्रेडिशनल और जो हमारी संस्कृति में, वो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, फिर हमारे बच्चे उनके बच्चों को सिखाते हैं, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को किस तरीके से मेंटेन हो रहा है, क्या चीज़ ऐसे फैक्टर हैं जो इस चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं, हम इस आंसर में देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहली चीज़ क्या, हाँ मैं एक और बात बता दूँ, जैसे हमारी जो ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज़ है, सिर्फ ये यहीं तक नहीं है, ये एक सिविलाइजेशनल प्रोसेस है। ठीक है, ये एक लिविंग ट्रेडिशन है। जैसे इजिप्ट हो गया, जैसे हमारे जब IVC था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उस वक्त कुछ मेसोपोटामियन थे, इजिप्ट सिविलाइजेशन भी थी, बट कहीं ना कहीं वो एक्सटिंक्ट हो गई है। लेकिन हमारी जो सिविलाइजेशन है वो आज तक सांस ले रही है। अब आते हैं ये चीज़ कि अब क्या क्या रीज़न है जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है, जो आज तक इस चीज़ को मेंटेन की है। सबसे पहले आते हैं कल्चरल प्रैक्टिस। हम अपने कहीं भी रह लें, हम अपने ना कल्चर से हमेशा जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखते होंगे, कोई कितने भी बड़ा विद्वान हो जाए, वो अपने एल्डर का टच, फीट पैर छूना, उनसे आशीर्वाद लेना नहीं छोड़ता। ठीक है, तो ये होता है रिस्पेक्टिंग सीनियर, आप किस तरीके से अपने सीनियर को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हो गई आपको, फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई बच्चा दादी नानी के पास जाता है या उन्हें प्रणाम करता है, तो वो एक सिर्फ रिचुअल नहीं है, उसमें दिखाता है कि किस तरीके से हम सोशल नॉलेज को ट्रांसमिशन किए हैं। ठीक है, आप एक सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल को हम जो सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें भी सरकार कैसे हेल्प करती है, स्टेट हॉलीडे दे के इम्पोर्टेंस बनाए रखी है, इस चीज़ को प्रमोशन देती है दुर्गा पूजा के नाम पे। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं कि स्टेट किस तरीके से करती है, इसको कहते हैं गैजेटेड हॉलीडेज़। ठीक है, आप देखेंगे दिवाली में, ईद में, क्रिसमस में, दशहरा में, होली में सरकार छुट्टी देती है, तो इसको कहते हैं स्टेट लेजिटिमाइज कल्चरल कंटिन्यूटी। स्टेट भी मदद कर रही है कि हमारे जो कल्चर है ये बने रहे। अब छुट्टी ही नहीं देगी लोगों को, ईद में, इसमें क्या बोलते, क्रिसमस में, दशहरा में लोग उसी तरीके से काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर से ना उस चीज़ की जो हैप्पीनेस है, वो जो इमोशन है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेट लेजिटिमाइजेस दिस कल्चरल
कंटिन्यूटी। नेक्स्ट आते हैं दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा में प्रमोशन मिलते हैं। दुर्गा पूजा को सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इवन इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिली है। यूनेस्को 2021 में इसको इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में इंक्लूड किया है। इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में इंक्लूड किया है। आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे प्रमोशन करते हैं हम टूरिज्म को फेस्टिवल के थ्रू, ठीक है, जैसे इनक्रेडिबल इंडिया कुंभ में, फिर हमारी हॉर्नबिल फेस्टिवल में, तो हम प्रमोट करते हैं एज ए टूरिज्म। दूसरा आप देखिए, इस वजह से जब हम बाहर के लोगों को बुलाते हैं और अपनी संस्कृति दिखाते हैं तो ये क्या होती, हम अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं ना। आप कुछ एग्जाम्पल के साथ समझ लीजिए, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के साथ समझ लीजिए। जैसे हमारे देश में कम से कम 17 तो नेशनल हॉलीडे मिलते हैं, ठीक है। ये पूरी दुनिया की मेजर हाईएस्ट डेमोक्रेसी में मानी जाती है हमारे देश की ये चीज़ें। दुर्गा पूजा में ही देख लीजिए, दुर्गा पूजा में सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं होती, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होती है। दिस इज़ ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। 45,000 करोड़ बंगाल में इकोनॉमी जनरेट होती है इससे। कुंभ मेला में भी आप देख लें, 40-50 करोड़ तो अटेंडेंस हुई थी, ठीक है। इस वजह से इसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया था। नेक्स्ट आप देखिएगा, फॉर एग्जांपल आप देखेंगे, ठीक है, जैसे क्या तो बोल रही थी मैं, हाँ, ट्रेडिशनल क्लोथिंग, जीआई टैग, सरकार जीआई टैग देती किसी किसी चीज़ को ताकि वो एक्सटिंक्ट नहीं हो। कुछ सेंसिटिविटी होती है, मतलब वो सेक्रेड होती है किस चीज़ में, आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे कपड़ा जो होती है ना, वो हमारी सिर्फ कवरिंग नहीं होती है, वो एक आइडेंटिटी होती है मार्कर की, कल्चरल आर्टिफैक्ट की वो एक आइडेंटिटी होती है। जैसे जीआई टैग देना मतलब इसको लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है कि कोई इसके साथ फेक कॉपी नहीं कर सके, ठीक है, ये एक्सटिंक्ट नहीं हो सके। मैं बताती हूँ जीआई टैग किसको किसको मिला है। जैसे बनारसी सिल्क हो गया, वाराणसी यूपी में इसको जीआई टैग मिला है। कांजीवरम सिल्क तमिलनाडु में इसको जीआई टैग मिले हैं, ठीक है। उसी तरीके से तो पश्मीना शॉल आपने बहुत सुना होगा, बहुत ही सॉफ्ट होती है, उसे जीआई टैग मिले हैं। मधुबनी पेंटिंग बिहार में, दैट इज़ ऑल्सो गॉट जीआई टैग्ड। फुलकारी पंजाब में जीआई टैग मिले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जीआई टैग मिले, कम से कम टोटल 600 जीआई टैग मिले हैं 2024 में, जीआई टैग एज ऑफ 2024 तक में, ठीक है। और ये एशिया का सबसे हाईएस्ट है। और हैंडलूम सेक्टर में आप ऐसे देखेंगे तो हैंडलूम सेक्टर में 35 लाख जो वेवर हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल क्राफ्ट उनकी लाइवलीहुड है, वो इसी से जीते हैं। और ये अपनी बच्चों को भी सिखाते हैं, ये कंटिन्यूटी करते हैं, मतलब जैसे जरी की बुनाई, कढ़ाई, ये जो करते हैं ना, तो ये अपने बेटा बेटी को भी इस चीज़ को सिखाते हैं ताकि ये चीज़ जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है ना, ये मेंटेन रह सके। दूसरी चीज़ आते हैं आप सेंसिटिविटी एंगल से आप देख लीजिए, इसे आप देखेंगे तो ये एक जैसे वाइट साड़ी किसके लिए है, तो विडो के लिए है, ठीक है। आप देख सकते हैं सैफरन कलर, ऑरेंज कलर किसके लिए है, सेंट्स लोग के लिए। सेंट मतलब पंडित ज़्यादातर आप देखेंगे पहनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होती है, ट्रांसमिट हो रही है वैल्यूज़। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है कि फैशन थोड़ा फास्ट हो गया है। सिंथेटिक फैब्रिक आने के बाद जो ट्रेडिशनल वेवर है ना, उनकी जो चीज़ें उनको किल की जा रही है। तो इसके सॉल्यूशन यही लेकर आई है सरकार, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाया गया है आर्टिशन के लिए, जैसे अमेज़न कारीगर एंड फ्लिपकार्ट समर्थ, ये इनको प्रोटेक्ट करता है इस चीज़ को लेकर। आप आ जाए कल्चर प्रैक्टिस में, डांस और म्यूज़िक देख लें, जैसे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। हमारे पास तो 8 क्लासिकल डांसेस है, ठीक है। और आपने इस चीज़ में देखा होगा कि जैसे गुरु शिष्य परंपरा हमारे देश में बहुत कॉमन है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है बॉडी टू बॉडी। आप इसमें देख लेंगे ये नृत्य शास्त्र 200 BCE से चल रहा है। नृत्य शास्त्र, ठीक है, 200 BCE से चल रहा है। ये दुनिया का सबसे
ओल्डेस्ट परफॉर्मिंग आर्ट मैनुअल है, ठीक है, स्टिल रिलेवेंट। आप इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर आपको डाटा डालना हो तो आप देख सकते हैं कि संगीत नाटक एकेडमी चलती है, संगीत नाटक एकेडमी। इसमें 1952 से प्रमोट कर 8 क्लासिकल फॉर्म हमने प्रमोट किया है। यूनेस्को ने तो कुटियट्टम केरला का है, ठीक है, इसको इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में इंक्लूड किया है, ठीक है। इसके साथ प्रॉब्लम मैं बताती हूँ। प्रॉब्लम क्या है कि कहीं ना कहीं जो हमारी पैट्रोनेज है ना वो डिक्लाइन हो देखी जा रही है। अर्बन माइग्रेशन ऑफ आर्टिस्ट देखे जा रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन लेकर आई थी आपको डिजिटल प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या चीज़ है जो कंटिन्यूटी में हेल्प करती है? फैमिली स्ट्रक्चर। जैसे जॉइंट फैमिली हो गई, मैरिज हो गया, कलेक्शन स्टिल एज अ नॉर्म। अब आप जैसे जॉइंट फैमिली का देखेंगे तो इंडिया का सबसे ओरिजिनल और सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है जॉइंट फैमिली। यहाँ कोई पेंशन नहीं था, कोई इंश्योरेंस नहीं था, फिर भी जॉइंट फैमिली सब एक दूसरे को सपोर्ट करके चलती थी। ये इकोनॉमिक का सोर्स होता था, चाचा से मांग लो, ताऊ से मांग लो, ठीक है। सोशली एल्डरली केयर होती थी, चाइल्ड केयर होती थी, नानी दादी बच्चों को पाल रही हैं, पोस रही हैं, ठीक है। कल्चर जो होती है वो वैल्यू ट्रांसमिशन होती थी, फेस्टिवल धूमधाम से सेलिब्रेट इकट्ठे करते थे, साइकोलॉजिकल इमोशनल सपोर्ट नेटवर्क हुआ करता था, ठीक है। आप एक डाटा देख ले सकते हैं, NFHC 5 2019 और 21 के अकॉर्डिंग 55% हाउस होल्ड जो है ना स्टिल रिपोर्ट लिविंग इन वो जॉइंट फैमिलीज में ही रहती है, ठीक है। बट डेफिनेशन शिफ्टिंग, लेकिन डेफिनेशन शिफ्ट हो रही है। अब मॉडिफाइड एक्सटेंडेड फैमिली है, अब सेपरेट हाउस ले रही हैं, लेकिन टाइज अलग अलग घर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने फैमिली दादा दादी ये सब से जुड़ाव है। तो कह सकते हैं डेफिनेशन थोड़ी सी बदलाव हो गई है, मॉडिफाई हो गई है। इसको कह सकते हैं जॉइंट फैमिली से ये क्या आ गई है? मॉडिफाइड एक्सटेंडेड फैमिली। अलग अलग घर लेंगे लेकिन कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं हम एक दूसरे से। मैरिज नो स्टिल अ प्रीकर्सर। में कह सकते हैं कि इतना चेंजेस होने के बाद भी मैरिज की जो इंस्टीट्यूशन है ना वो रिप्लेस नहीं हुई है। लिव इन रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, लेकिन मैरिज कहीं ना कहीं डोमिनेंट ही होता है। आज भी कोई कितना भी लिव इन रिलेशनशिप में रह ले, कोई कितने भी आपको कोई इस रिश्ते में रह ले, लेकिन जब तक अगर उसकी शादी नहीं होती है ना, उसको एक उस नज़रिया से नहीं देखी जाती है, एक संस्कार के नज़रिया से नहीं देखी जाती है। कोई कितने भी एक्टर को आप देख ले, वो लंबे लंबे समय तक कहेंगे कि दे आर लिविंग इन रिलेशनशिप, लेकिन जब मैरिज जैसी वो कर लेते हैं 10 साल 20 साल रिलेशनशिप के बाद, तब एक अलग ही वैल्यू दिखती है उसकी कि अच्छा इनकी शादी हो गई। दैट शो द संस्कार सिस्टम, ठीक है। मैरिज मेंटेन कंटिन्यूटी, संस्कार सिस्टम। जैसे आप कह सकते हैं विवाह सेंट्रल है, आपको 16 श्रृंगार इस चीज़ को मेंटेन करते हैं। फिर आप देख लेंगे लीगल फ्रेमवर्क में हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मुस्लिम पर्सनल लॉज, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, ये सब मैरिज को रिकॉग्नाइज करती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ या स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, दीज ऑल रिकॉग्नाइज ए मैरिज, ठीक है। मैरिज आपको लीगली, सोसाइटल, इमोशनल, हर तरीके से आपको बहुत ही ज़्यादा एक डोमिनेंट बना के रखती है, एक इसका अलग ही डोमिनेंट है, ठीक है। आप नेक्स्ट आप देख लेंगे चेंजिंग आ रहा है। चेंजिंग में क्या आ रही है? जैसे अरेंज मैरिज, अब थोड़ा लव कम अरेंज हो रही है, जैसे पहले प्यार फिर उसके बाद अरेंज हो रही है, तो हाइब्रिड हो रहा। डाउरी इलीगल हो रही है। गिफ्ट के नाम पे लोग ले रहे हैं, लेकिन डाउरी के नाम पे चीज़ें थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। तो अब ये सारी चीज़ देख लेंगे जो कंटिन्यूटी मेंटेन कर रही है। नेक्स्ट देख लेंगे आप लाइक हाँ इंटरकास्ट मैरिज 5%, फिलहाल तो 5% ही डाटा चल रहा है। कलेक्टिविज्म स्टिल अ नॉर्म, अब इसमें देख लेंगे फॉर एग्जांपल वी ओवर आई। हम कहीं ना कहीं आई की जगह, मैं की जगह क्या कहते हैं? हम,
डिसीजन क्या कहते हैं, जनरली लोग इंडिविजुअल लेने के, फॉर एग्जांपल अगर कोई हमें कुछ कहता है तो हम जनरली क्या कहते हैं, हम अपने मम्मी पापा से पूछ के बताते हैं आपको, ठीक है, हम अपने बड़ों से पूछ के बताते हैं। तो कहीं ना कहीं हम हर जगह खुद को घुसाने की जगह हम क्या कहते हैं, डिसीजन किस पे दे देते हैं, फैमिली पर दे देते हैं, या फैमिली खुद लेने भी लगती है। जैसे हमारी करियर चॉइस में जो होते हैं लोग क्या कहेंगे, ठीक है, या मैरिज, फैमिली अफेयर, ये जो हो गया, ये प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल होता है, प्योरली इंडिविजुअल नहीं होता है। तो ये कलेक्टिविज्म चीज़ें है, कलेक्टिविज्म स्टिल अ नॉर्म, ठीक है। आप एक इसका एग्जांपल देख लीजिए, कास्ट पंचायत। तो आज भी कुछ ऐसी समाज में चीज़ें होती है तो पंचायत को ही बुलाया जाता है, तो दैट इज़ अ कलेक्टिविज्म, स्टिल दिस इज़ गोइंग ऑन। ये हम सोशल, ये हमारे पुरखों से चली आ रही है ट्रेडिशन, और कहीं ना कहीं आज भी रिलेवेंट है, ठीक है। जैसे आपको कोविड में नेबरहुड सपोर्ट नेटवर्क, तो ये भी एक कलेक्टिविज्म के एक्शन थे, दिस इज ऑल्सो कलेक्टिविज्म इन एक्शन। अब आते एजुकेशन किस तरीके से कंटिन्यू कर रही है। एजुकेशन में आप पहले आते फोकस ऑन NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन 2020 ऑन मोरल एजुकेशन, ठीक है। ये वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिखाती है, जैसे मदर टंग इंस्ट्रक्शन भी दिखाता है, जैसे आपको मैं बताती हूँ, ठीक है। तो स्टेट है ना, जो हमारी सरकार है, ये कोशिश करती है अटेम्प्ट टू यूज़ एजुकेशन फॉर कल्चरल कंटिन्यूटी, कि हम अपनी संस्कृति के साथ साथ एक मॉडर्न एजुकेशन इन्हें प्रोवाइड करें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखाती हूँ, जैसे NEP ने क्या कहा, NEP ने बोलती है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन मदर टंग भी ज़रूरी है, ठीक है। इंडियन नॉलेज सिस्टम, जैसे योगा, आयुर्वेदा, वैदिक, मेडिटेशन, ये करिकुलम में ऐड करो। आपने अपने स्कूल में देखा होगा, सुबह सुबह योगा के लिए ले जाते हैं, आयुर्वेदा, वैदिक मैथ सिखाते हैं। तो दिस इज़ एन इंडियन नॉलेज सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट यू विल सी दी बैगलेस डेज, मतलब किसी दिन हमारी एक्टिविटी में क्या ऐड कर दिया जाता है, आर्ट एंड क्राफ्ट, एक्स्ट्रा करिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट ये सारी चीज़ें ऐड कर दी जाती है। तो फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ NEP। आप फॉर एग्जांपल सेकंड है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड करती है माइनॉरिटी को, SC and ST, ये आर्टिकल 29 और 30 में। इसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से वीकर ग्रुप को उसके कल्चरल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फंडामेंटल राइट लेकर आई सरकार, आर्टिकल 29 और 30। इसमें आपको माइनॉरिटीज़ को अधिकार दिया गया कि आप अपने लैंग्वेज, अपने स्क्रिप्ट और उनके कल्चर को कंजर्व कर सकते हो, ठीक है। आर्टिकल 30 में सरकार ने उनको ये चीज़ दी कि तुम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी बना सकते हो, जो आज कितने सारे लोग बना रखे हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें वो सिखा रहे हैं अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ अपने आने वाली जनरेशन को। आर्टिकल 350A जो है, ये इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एज अ प्राइमरी लेवल पे आप कोई भी इंस्ट्रक्शन मदर टंग में दे सकते हैं उनको। तो ये आर्टिकल 350A में मेंशन है। 5th and 6th शेड्यूल है, ये ट्राइबल कस्टम को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। पेशा एक्ट आया 1996 में। दिस इज़ अ ग्राम सभा है जो डिसाइड करती कल्चरल मैटर इन ट्राइब एरियाज़, ठीक है। उसमें सरकार घुसती नहीं है, ग्राम सभा जो है दैट डिसाइड कल्चरल मैटर इन ट्राइबल एरियाज़, उनके इस चीज़ को प्रोटेक्ट। ये सारी चीज़ ऐसे पॉइंट है जो हमारी सोशल और हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को कंटिन्यू बनाए रखी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आप, फॉर एग्जांपल आप मुस्लिमों का देख लीजिएगा, मदरसा एजुकेशन आज भी चलता है। नागास ट्राइब है, वो अंगमी कस्टमरी लॉ रिकॉग्नाइज्ड है उनका, अंगमी कस्टमरी लॉज। संस्कृत यूनिवर्सिटीज़, स्टेट फंडिंग, स्टेट उसको फंड करती है फॉर द एंशियंट लैंग्वेज कंटिन्यू, जो पुराने एंशियंट लैंग्वेज है ना वो अभी तक बरकरार रहे। तो संस्कृत यूनिवर्सिटीज़, these are the examples, अंगामी, मदरसा, संस्कृत यूनिवर्सिटीज़, so these are the examples। सोशल एम्पावरमेंट, समाज किस तरीके से हेल्प कर रहा है, जैसे जजमानी सिस्टम एक ट्रेडिशनल विलेज सिस्टम हुआ करता था, ठीक है। इसमें सोशियो इकोनॉमिक एक्सचेंज होता था, ठीक है। इसमें क्या होता था कि जैसे ब्राह्मण क्या करते थे, आपको ब्राह्मण जो होते हैं वो रिचुअल
पूजा पाठ सिखाते थे किसको? जजमान, हर सारे फैमिलीज को। ब्लैक स्मिथ, लोहार, लोहार क्या करते थे? वो टूल और वेपन बनाते थे। वो किसको काम आता था? फार्मर्स को। पॉटर, जैसे कुम्हार, बर्तन बनाने वाले, वो सारे ऑल, जब वो बर्तन नहीं बनाएंगे तो घर में बर्तन कहाँ से आएगा? वॉशरमैन, धोबी, वो लॉन्ड्री, वो कपड़े धोया करते थे फॉर द ऑल हाउस होल्ड। बार्बर, नाई, बाल काटने वाले, हेयर कट करते थे, मसाज, दिस इज ऑल्सो फॉर द ऑल फैमिलीज। कारपेंटर, फर्नीचर बनाने वाले, दैट इज ऑल्सो फॉर द फार्मर। तो ये इस तरीके से ये चलता था। ये ना मतलब एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे अपनी सिस्टम को। ये आज तक किस तरीके से इसकी कंटिन्यूटी मेंटेन है। तो हर एक कास्ट जो है वो अपने अपने रोल के लिए जाना जाता है। अब आप जानते ही होंगे कि इनकी ऑक्यूपेशन के थ्रू इनको बांट दिया गया है, ठीक है। तो एक सोशल स्टेबिलिटी आज तक मेंटेन कर रही है। तो ईच कास्ट न्यू इट्स रोल एंड इट्स मेंटेनिंग इट्स सोशल स्टेबिलिटी, ओके। एंड द सेकेंड पॉइंट यू कैन से दैट दे आर इंटरडिपेंडेंस, नो वन कैन फुल्ली डोमिनेट। अगर कॉबलर है तो हमें कारपेंटर भी चाहिए, कारपेंटर को कॉबलर की भी ज़रूरत है, ठीक है। वॉशरमैन को बार्बर की भी ज़रूरत है, बार्बर को वॉशरमैन की ज़रूरत है। तो ऑल आर इंटरडिपेंडेंस, कोई एक डोमिनेट नहीं कर सकता है। एंड द नॉलेज इज पास विद इन अ फैमिलीज एंड क्राफ्ट कंटिन्यूटी। जो कॉबलर है वो अपने बच्चों को सिखाता है, फिर उसका वो उसके मर जाने के बाद उसका बच्चा उस चीज़ को कंटिन्यू करता है। तो दिस इज़ अ नॉलेज this is a knowledge passed within a families and this craft continue comes in a continuity manner, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें थोड़ी सी देखी गई है कि कास्ट ऑपरेशन इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है, ठीक है। दलितों के पास थोड़ी सी चॉइस नहीं बन गई है, इसीलिए हमारी सरकार लेकर के आ रही है स्किल इंडिया, वापस इसको रिजुविनेट करो, ठीक, लेकिन विद द मॉडर्नाइज वे में, वोकेशनल ट्रेनिंग। दूसरी चीज़ है किस तरीके से सोशल एम्पावरमेंट इस चीज़ को ये किया, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ सेक्रेड रोल ऑफ वुमेन इन द फॉर्म ऑफ गॉडेस। इसका मतलब हुआ कि वुमेन एज अ गॉडेस इन टेम्पल बट डिस्क्रिमिनेशन इन होम। सेक्रेड रोल ऑफ वुमेन इन द फॉर्म ऑफ गॉडेस, उनको देवी माना जाता है, ठीक है, लेकिन घर में उन्हीं के साथ भेदभाव किया जाता है, ठीक है। सेक्रेड फेमिनिन ट्रेडिशन जैसे शक्ति वर्शिप, अब दुर्गा, काली माँ, लक्ष्मी, इनको आप देखेंगे कि फेमिनिन पावर्ड है इनके पास, इस चीज़ को पूजी भी जाती है, ठीक है। ग्राम देवी, ग्राम देवी कह सकते हैं कि हर एक विलेज में फीमेल डाइटी है। इसकी वैल्यूज़ किस तरीके से मेंटेन की जाती है, जैसे आज भी लोग अपने माँ की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो दैट इज़ अ सोशल नॉर्म। ये हम फिर इस चीज़ को अपने बच्चों को सिखाते हैं, फिर हम वो अपने बच्चों को सिखाते हैं इस तरीके से। जैसे नवरात्रि या दुर्गा पूजा, 9 दिन तक फेमिनाइन पावर ऑफ सेलिब्रेशन, 9 दिन तक 9 देवी आती हैं घर पे, ये मानना होता है। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ देखी गई है। इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम देखी गई है कि सेक्रेड स्टेटस जो है हैज़ नॉट ट्रांसलेटेड टू इक्वल राइट। ये सेक्रेड स्टेटस जो है ये इक्वल राइट से ट्रांसलेट नहीं किया गया है। गॉडेस आपको टेम्पल में रहेंगी लेकिन विक्टिम कहाँ है? होम में है। इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया आर्टिकल 14, 15, 16 एंड 21। कुछ ऐसा सोशल मूवमेंट भी आए हैं जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप, औरत अपने आप को हेल्प कर सकती है इस चीज़ में, महिला मंडल, ये दीज आर द थिंग्स जो वुमेन को एम्पावर करती है। नेक्स्ट आते हैं आपको पॉलिटी। पॉलिटी किस तरीके से ट्रेडिशन वैल्यूज़ में हेल्प करती है। रिपब्लिक्स इमर्ज सिंस द टाइम ऑफ महाजनपद, ठीक है। कहा जाता है कि ये डेमोक्रेटिक जो हमारे देश में आया है वो ब्रिटिश की दी हुई नहीं है, ये हमारे एंशियंट टाइम्स ऑलरेडी हमारे देश में पहले से ही थी। महाजनपद में 16 मेजर स्टेट थे, ठीक है, जिसमें से आपको गना संघा रिपब्लिक था। जैसे लिच्छवी, वज्जी महाजनपद या मल्ला, ये रिपब्लिक मतलब मोनार्की सिस्टम नहीं थी वहाँ। वज्जी कॉन्फिडेंसी में आप देखेंगे कि वैशाली जो है, वैशाली दुनिया का पहला रिपब्लिक था, पहला रिपब्लिक सिस्टम वहाँ चलती थी। 16th सेंचुरी की बात है ये। सो दिस इज़ नॉट द ब्रिटिश गिफ्ट जो हम आज ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं। आज बहुत लोगों को मानना होगा कि हम ये ब्रिटिश से लिए, नहीं, हमारे देश में ऑलरेडी ये चीज़ पहले से ही शुरू हो गई थी। बुद्धा संघ में आपने देख लेंगे
कि बुद्धा संघा में देख लेंगे डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग मॉडल, विलेज सेल्फ गवर्नेंस, पंचायत सिस्टम है ना, विलेज सेल्फ गवर्नेंस। पंचायत सिस्टम भी एंशियंट टाइम से आ रही है, दिस पंचायत सिंस एंशियंट टाइम। इसको मॉडर्न में किस तरीके से हमने कंटिन्यू कर रखा, 73rd अमेंडमेंट एक्ट लाके रिवाइव किया हमने, ग्राम सभा लेकर आई, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एट विलेज लेवल, हमने आर्टिकल 40 लेकर आए DPSP में, ताकि स्टेट शैल ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। डाटा में आप देख लेंगे कि 2.5 लाख ग्राम पंचायत टोटल इंडिया में है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपको इकोनॉमी किस तरीके से ट्रेडिशन वैल्यूज़ को कंटिन्यू करने में हेल्प करती है। तो विलेज सेंट्रिक इकोनॉमी, ठीक है, इसमें आप देख लेंगे जैसे एग्रीकल्चर हो गया, कॉटेज इंडस्ट्री हो गया, जजमानी सरपंच, ये कंप्लीट विलेज इकोनॉमी होती है। आप गांधी के विज़न से देख लीजिए, ग्राम स्वराज, विलेज सेल्फ सफिशिएंट बनाओ, ठीक है, खादी मूवमेंट, लोकल प्रोडक्शन एज पॉलिटिकल प्लस कल्चरल स्टेटमेंट। मॉडर्न कंटिन्यूटी इसको हम किस तरीके से कर रहे हैं, हम मनरेगा के थ्रू कर रहे हैं, रूरल एम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइडिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट टू कीप पीपल्स इन विलेज, ठीक है, एंड ऑल्सो टू रिड्यूस माइग्रेशन। हम दूसरी लेकर आ रहे PM स्वाभिमित्वा स्कीम, दिस इज फॉर द प्रॉपर्टी राइट्स इन विलेज। किसान क्रेडिट कार्ड, ये हम विलेज लेवल पे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करा रहे हैं। वासुदेव कुटुंबकम, ये इंक्लूसिव ट्रेड फिलॉसफी है, कोई एक्सप्लॉटेशन नहीं, दिस इज़ अ म्यूचुअल बेनिफिट। हमने इसको G20 में बोला गया था। स्क्रिप्चर किस तरीके से हेल्प करती है, जैसे महाभारत हो गए, भगवद गीता हो गया, स्टिल रेलेवेंट। ये ना मतलब ये आपको मैं बताती हूँ, एज ऑलवेज एंड एवर रेलेवेंट, और हमेशा ही रेलेवेंट रहेगा। ठीक है, जैसे ये धर्म कॉन्सेप्ट है, धर्म इज़ अ वेरी वीक थिंग इन आवर कंट्री। ये रिजिड रूल नहीं है, कंटेक्चुअल एथिक्स है। महाभारत की रेलेवेंसी आज भी देखी जाइए, जैसे अगर एवरी पॉलिटिकल डिलेमा कवर्ड, जैसे द्रौपदी वस्त्रहरण, वुमेन राइट यहाँ से शुरू होता है, द्रौपदी वस्त्रहरण वुमेन राइट। कर्ण की स्टोरी आप देखेंगे, कर्ण स्टोरी, तो दिस इज़ अ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, मेरिट वर्सेस बर्थ की बात करता है कर्ण के। युधिष्ठिर धर्म, ऑनेस्ट गवर्नेंस, दिस शोज दी ऑनेस्ट गवर्नेंस। मॉडर्न यूज़ में हमने किस तरीके से यूज़ किया इस चीज़ को, हमने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में हमने गीता को लेकर आते हैं, जो बोलेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट साइट गीता। नेक्स्ट वी डिड मैनेजमेंट बुक ऑल्सो यूज गीता एज अ फ्रेमवर्क। नेक्स्ट आते हैं आर्मी मोटोज, सर्विस बिफोर सेल्फ, निष्कामा कर्मा। तो दीज आर द थिंग्स जो चीज़ें लेकर आई है। ठीक है, अब आते हैं फोर्सेज ऑफ चेंज में अगर आप देखेंगे जैसे कल्चर, तो ये थोड़ा मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन की तरफ थोड़ा घूम गई है। एक्सेप्टेंस ऑफ मॉडर्न रिचुअल्स एंड आपको वर्कहोलिक ऑफ नेग्लेक्टिंग बिहेवियर इन सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल। अब आप देख लेंगे कल्चर ग्लोबलाइजेशन, इंडिया सेलिब्रेशन में वेस्टर्न एलिमेंट आ गए हैं हमारे सेलिब्रेशन में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें ट्रेडिशनल वैल्यू थोड़ी सी लूजन अब भी दिखाई दे रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। अब जैसे केक कटिंग आ गया, हैलोवीन आ गए, ठीक है, सेलिब्रेटिंग अर्बन इंडिया, मॉल्स इन स्कूल, वे आपको केक कटिंग बर्थडे पे, जैसे जो आपको मिठाइयों की जगह आप देख लेंगे अब केक कटिंग थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। इसका आप डाटा देख लेंगे कि हैलोवीन में तो 200 करोड़ 2023 में तो इस्तेमाल किया गया है। वैलेंटाइन डे में आपको 22,000 करोड़ की इकॉनमी जनरेट होती है।
अर्बन अर्बन यूथ में आप देख लेंगे 70% सेलिब्रेट बर्थडे विथ केक। दिस इज एन अर्बन सर्वे, ये देखा गया है। वर्कहोलिक एंड नेग्लिजेंट बिहेवियर इन सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, इसमें देख लेंगे तो वो तो मिठाइयाँ खरीदना ही भूल गए हैं। जस्ट ईटिंग डिनर, इसमें क्या होता है कि अर्बन वर्क कल्चर ने फेस्टिवल को हॉलो कर दिया है। क्या कर दिया है इन्होंने? हॉलो कर दिया है, ठीक है। एंड फॉर्म विदाउट कंटेंट, ये ना मतलब बिना कंटेंट का कुछ भी। जैसे दिवाली है तो दिवाली में क्या करते हैं कि क्रैकर्स तो करते हैं, साथ साथ नेटफ्लिक्स भी ला दिए। लक्ष्मी पूजा हो या ना हो उसकी, चलो पूजा में बैठ गए तो कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, बस पूजा करके निकल जाए। हमें नेटफ्लिक्स चिल करना है, हमें क्रैकर, हमें बम पटाखे फोड़ने हैं, ये चीज़ ध्यान है। होली में आप देखेंगे वो आजकल क्या करने लगे हैं, उसकी मीनिंग जानने की जगह ज़्यादातर फोकस क्या चीज़ पे है? डीजे बजाने पे, भांग पीने पे। कलर लगाने का क्या मैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है? नो, देयर इज नो, मतलब नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल टू नो दिस। दशहरा में आप देखेंगे फेयर विजिट, ज़्यादातर मोस्टली क्या कहते हैं, मेला घूमने आते हैं। नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रामायण, क्यों हम ये मनाते हैं। पोंगल में भी आप देखेंगे पोंगल हैड बिकम जस्ट ईटिंग डिलीशियस फूड। तो इस तरीके से ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को थोड़ा सा वीकन अप कर रहा है। सॉल्यूशन यही है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ आई है, इसमें आप अपनी फैमिली स्टोरी टेलिंग रिवाइवल करें, बुक्स लिखें उन पे, दूरदर्शन मिथोलॉजिकल सीरियल लोल दिखाएं कि आखिर हमारे संस्कृति में ये चीज़ क्यों है और हम ये चीज़ क्यों मनाते हैं। फैमिली स्ट्रक्चर जहाँ जॉइंट फैमिली, अब न्यूक्लियर फैमिली आप देख लेंगे। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा कि एवरेज हाउस होल्ड की साइज़ जो है 4.4 से 5.6 से 4.4 हो गई है, ठीक है, 1991 के बाद। न्यूक्लियर फैमिली जो होती है वो लेस ट्रांसमिट, अपने बच्चों को ना बहुत ही कम चीज़ें सिखा पाती है, लेस वैल्यू ट्रांसमिशन, लेस एल्डर केयर। सिंगल पेरेंट फैमिलीज आ गई है, अब डिवोर्स इतना ज़्यादा बढ़ गया है, माइग्रेशन हो गई है, स्पाउस की डेथ हो गई है। तो आप देखेंगे कि 1.77 करोड़ तो सिर्फ सिंगल मदर है। सेंसर 2011 में ये चीज़ देखी गई है, ठीक है। तो ये उतना नहीं सिखा पाती हैं बच्चों को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेडिशनल जेंडर बेस्ड रोल, इसमें आप देखेंगे वुमेन एंटरिंग वर्कफोर्स, वुमेन जो एंटरिंग वर्कफोर्स, ठीक है, ये पॉजिटिव डिस्ट्रप्शन है एक तरह से, जहाँ वो आपको क्या मतलब 23% है, 37% आ गई हैं। ये आपको PLFS 2023-24 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ देखा गया है। मेन जो है वो हाउस होल्डिंग चोर में इन्वॉल्व हो गए हैं, मेन डूइंग हाउस होल्डिंग चोर्स। यस, स्लो बट इट्स हैपनिंग, ठीक है। आप मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट 2017 में देखेंगे 26 वीक की लीव मिलने लगी है। प्रॉब्लम क्या है कि डबल बर्डन आ गया वुमेन पे, डबल बर्डन ऑन वुमेन, करियर प्लस होम। सॉल्यूशन इज शेयर्ड पेरेंटल लीव पॉलिसी, अफोर्डेबल चाइल्ड केयर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ देखी गई है। एजुकेशन एंड मोरल क्या है? मैटेरियलिज्म बेस्ड मोरालिटी। सक्सेस हो गया है इनका मनी, कैरेक्टर पे ज़्यादा ध्यान नहीं, मनी पे ज़्यादा ध्यान है, ठीक है। पैकेज कितना मिल रहा है IIT IIM में, तो मैटेरियलिज्म बेस हो गया, मोरालिटी के आगे। देख लेंगे वेस्टर्न एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा ये हो गए, इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश जिसको इंग्लिश आता समझ लो वही बस पढ़ने आ रहा है। तो इंग्लिश सिस्टम कब आया था? मैकॉले सिस्टम से आया था, मैकॉले सिस्टम से। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने अटेम्प्ट किया करेक्शन को, मदर टंग को भी इंट्रोड्यूस किया है इसने, मैंने ऊपर बताया आपको। नेटिव लैंग्वेज को नेगलेक्ट कर दिया गया, जैसे आयुर्वेदा, योगा, ट्रेडिशनल फार्मिंग, इसको थोड़ा साइडलाइन कर दिया आज के ज़माने में। हमारी जो बायोप्रेसी इशू थी, जैसे टर्मरिक, नीम, इसको फॉरेन कंपनीज़ ने पेटेंट कर ली, जो हमारे एंशियंट टाइम से यूज़ हो रही है सारी चीज़ें। इसकी सॉल्यूशन यही है कि ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, इंडियाज़ डाटाबेस टू प्रिवेंट बायोपायरेसी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपको सोशल एस्पेक्ट।
सोशल एस्पेक्ट में आप देखेंगे कम्युनल स्ट्राइफ एंड कमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन। कम्युनल स्ट्राइफ में आप देखेंगे कि रिलीजियस यूज एज ए पॉलिटिकल टूल यूज़ किया जाता है। एनसीआरबी में आप देख लेंगे कि 378 कम्युनल इंसिडेंट शुरू हुआ, 2 एनसीआरबी 22 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा गया है। सोल्यूशन यही है कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल लेकर आओ, इंटरफेथ डायलॉग बोलो, वर्क बोर्ड को रिफॉर्म करो। कोमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन में देखेंगे कि वुमेन की बॉडीज जो है ना वो प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा ला दी गई है, ठीक है। बॉलीवुड में आइटम नंबर को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। मैट्रिमोनियल एड में आप गोरा काला का एडवर्टीजमेंट ज़्यादा देखेंगे। सोल्यूशन यही है कि ASCI गाइडलाइन ऑन जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एड, या एंड सेकंड इज विशाखा गाइडलाइन एट वर्क प्लेस। पॉलिटिकल चेंजेस क्या, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा है। ADR रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग आप देखेंगे 46% ऑफ लोकसभा MP जो है ना वो क्रिमिनल केस में ही इन्वॉल्व है। इसके सोल्यूशन यही है कि सेक्शन 8 ऑफ RPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट रिफॉर्म लेकर आओ, इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म करो, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ फॉर द पॉलिटिकल केसेस। नेक्स्ट पॉलिटी में प्रॉब्लम क्या है, कमर्शलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को कम कर रही है। इसमें क्या हो गया, इलेक्टोरल बॉन्ड कंट्रोवर्सी, जैसे इसमें क्या होता है कि मतलब इलेक्शन में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा खर्च कर देते हैं, 2024 के एस्टीमेट में देखा गया है। अननेसेसरी का वोट खरीदना या फ्री में बांटना, फ्रीबीज कल्चर, फ्री में बांटना फॉर द वोट। सोल्यूशन यही कि स्टेट फंडिंग इलेक्शन को स्ट्रिक्ट करो, ट्रांसपेरेंसी लेकर आओ। इकोनॉमी किस तरीके से इस चीज़ को डाउन कर रही है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड कैपिटल इंटेंसिव। ग्लोबलाइजेशन में कैसे, ग्लोबलाइजेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रोल प्ले करता है, ठीक है। ये डबल एज सॉर्ड है। इसमें पॉजिटिव क्या है कि GI टैग को प्रोटेक्ट करता है ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को ग्लोबली, और दूसरा है कि MNC डिस्प्लेस कर रही है लोकल ट्रेडिशन को, ठीक है। आप योगा और आयुर्वेदा को एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन में आके, लेकिन दूसरी तरीके से वेस्टर्न कंजम्पशन को आप हमारे इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को रिप्लेस कर रहे हैं उससे, ठीक है। तीसरा ग्लोबलाइजेशन में ये है कि रेमिटेंसेस तो बढ़ा रहे हैं टू स्ट्रेंथन द फैमिलीज, ठीक है। दूसरी तरीके से यही ब्रेन को ड्रेन कर रहे हैं, वीकेन कर रहे हैं। दीज आर द थिंग्स आप देख